आमिर साहब हैं। तो आमिर साहब का मैं माइक ओपन करता हूँ। जस्ट दो बातें आपने बतानी हैं। आपका नाम तो हमें ऑलरेडी पता है। आप स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं या फैकल्टी मेंबर हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी में? ठीक है। तो ताकि बाकी पार्टिसिपेंट को भी जो है वो आप की इन्फॉर्मेशन शेयर हो, क्योंकि मेरे पास तो आपका रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों के पास जो आपका ग्रुप बना है, यहाँ पे भी आप लोगों की शेयरिंग होनी चाहिए कि कौन जो है वो क्या कर रहा है, ताकि आप लोगों का आपस में भी कंट्रीब्यूट हो और हमारा जो ग्रुप बने इसको हम इंशाल्लाह जो है वो प्रोडक्टिव बनाएं। मोहम्मद आमिर साहब का मैं माइक ओपन करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सर कैसे हैं? जी ठीक ठाक, सर शुक्र मेरा अल्लाह। नाम मोहम्मद है और मैं एग्रीकल्चर में नस्लोबाद में मास्टर कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मास्टर के स्टूडेंट है बॉटनी में। जी सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट अब्दुल हसीब साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? Can ठीक you है, hear me? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। I am Abdul Aziz. I am serving as the lecturer at the Department of Medical Lab Technology at the Bard University of Science and Technology, and also PhD scholar at the University of Brazil. It's a illusion in my theory. ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हैं एहसान अली खान साहब। अच्छा, मोहम्मद साहब का मैसेज आया है कि वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है, तो काइंडली आप जो है ना या तो उसको रीजॉइन करें। एक्चुअली आपका इंटरनेट इशू की वजह से ये आता है आवाज़ का फ्लक्चुएट करना। नेक्स्ट अवैस हैदर साहब हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा नाम अफजल सैदर है और मैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी फ्रॉम चांगसू चाइना अच्छा, से इन्वायरमेंटल साइंसेज में पीएचडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। जी जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारे पास एहसन अली खान साहब। एहसन अली खान साहब, सर आवाज़ आ रही है मेरी? इनका शायद माइक का इशू है। नेक्स्ट है सैंथिया नईम। Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम। I have just finished my MPhil. I have just finished my MPhil from Zephys. Nowadays not doing any job. ओके, पीएचडी भी नहीं कर रहे? अभी अप्लाई करूँगी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको?
ओके, चलिए ठीक है। आज हमने जो है ना वो 10 पार्टिसिपेंट, नेक्स्ट है हमारे पास गौहर अली साहब, इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है। चलें इनसे इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। ये हमारे जो है वो प्रीवियस बैच से आए हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होके। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गौहर साहब क्या हाल है, ठीक है? सर आप ठीक है सर? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जी सर, नाम तो मेरा गौहर अली है सर, और मैं लांजी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ सर, बॉटनी डिपार्टमेंट में। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। गुलाम मुज्तबा साहब, आप आई थिंक इनको आवाज़ का इशू अभी है। चलें, होपफुली कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है। 27 पार्टिसिपेंट जो हैं वो लाइव आ चुके हैं। तो आई होप कि बाकी जो रिमेनिंग है वो 1 बाय 1 करके कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कनेक्ट कर लेंगे। तो हम आज की जो है चलें ठीक है सर, हम जो है ना वो क्लास के एंड पे आपको जो है ना वो आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलें हम क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। जो रिमेनिंग है उनका फिर हम डे बाय डे उनका साथ इंट्रोडक्शन भी करते जाएंगे और साथ जो है वो ट्रेनिंग भी करते जाएंगे। अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी वहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो आर को इंस्टॉल करना और दूसरा आर स्टूडियो को। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम आर पे काम करेंगे या आर स्टूडियो पे काम करेंगे। क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपकी तरफ से कि सर हम आर पे काम करेंगे या आर स्टूडियो पे काम करेंगे। ऐसा ही है ना? देखिए हमने 2 चीज़ें इंस्टॉल की हैं, एक आर और एक आर स्टूडियो। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने आर पे काम करना है या आर स्टूडियो पे हमें काम सिखाना है, तो मेरा आंसर ये होगा कि हमने आर स्टूडियो पे काम करना, यानी हम आर स्टूडियो को रन करेंगे, आर के ऊपर हमने काम नहीं करना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हमने आर स्टूडियो पे काम करना है तो हमें आर क्यों इंस्टॉल करवाया गया। अगर हमें आर स्टूडियो पे काम करना है तो आर क्यों इंस्टॉल किया हमने, उसकी तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। अच्छा, आर की ना बहुत सारी, बल्कि आर की सारी एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ से मिलती हैं। रूटीन के जो हम काम कर रहे हैं ना, वो उनकी एग्जांपल के साथ मैं आपको आर समझाऊंगा। आपको मैं जो है ना वो स्टैट की ज़ुबान में आर नहीं समझाऊंगा, आपको जो है वो प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में आर नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको आर समझाऊंगा। डेली लाइफ क्या है, हम गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ जो हमारे बायोलॉजिस्ट के जहन में होता है कि हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, आर प्रोग्रामिंग सीखनी है। एक्चुअली हमने आर प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, हमने डाटा एनालिसिस सीखना है। हमने क्या सीखना है? डाटा एनालिसिस। प्रोग्रामिंग हमारा काम नहीं है। एज अ बायोलॉजिस्ट प्रोग्रामिंग हमारा काम नहीं है। हमारा काम है डाटा एनालिसिस करना, डाटा एनालिस्ट बनना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। मेरे सामने एक नाम शो हो रहा है, उमर नवाज साहब का। उमर नवाज साहब नई गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं अपने लिए। अब वो कार ले लेते हैं लेकिन उनको ड्राइव करना नहीं आता। इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे हमने आर को इंस्टॉल कर लिया ना, आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें ये ड्राइव करना नहीं आता। तो उमर नवाज साहब ने गाड़ी ले ली है, अब इनको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, गाड़ी चलाना नहीं आती। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन्होंने डेली घर से यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से वापस आना है,
तो ये क्या करेंगे, ये गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे या गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे? कौन आंसर बताएगा? जी उमर नवाज साहब से ही पूछ लेते हैं। उमर नवाज साहब बताएं कि आप गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे कि इंजीनियरिंग सीखेंगे? गाड़ी तो आपने ले ली ना, अब इंजीनियरिंग सीखना हमारा काम नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ों का ना। पूरी इंजीनियरिंग हम गाड़ी की नहीं सीखते, क्योंकि वो हमारी फील्ड ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। वो तो मैकेनिक का काम है, इंजीनियर का काम है। हमने गाड़ी को ड्राइव करना है, गाड़ी को चलाना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है और गाड़ी को बेहतरीन तरीके से ड्राइव करना सीखना है। सेम इसी तरह आज ये बात अपने जहन में बिठा लें, जिस तरह गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आर को चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, गाड़ी को चलाना है और बेहतरीन तरीके से चलाना है। जिस तरह गाड़ी को हम चलाते हैं ना, जब ड्राइविंग सीखते हैं तो एक छोटे से ग्राउंड में ड्राइविंग सीखते हैं। जैसे जैसे हम ग्राउंड से बाहर निकलते हैं हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, मेन रोड पे आते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हम डिफरेंट वे से सीखते हैं। सेम इसी तरह ये आर का जो आपकी ट्रेनिंग सेशन है, एक छोटा सा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में आप हर तरफ गाड़ी चलाना सीखेंगे, लेकिन जब आप ग्राउंड से निकल के बाहर जाएंगे ना, अपने रियल डाटा की तरफ, अपना रियल डाटा, अपने थीसिस का डाटा, अपने आर्टिकल का डाटा, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो आपको नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उस पर जब प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। उससे अगले एनालिसिस पे जाएंगे, आपके पास एक नया रोड होगा। उससे अगले एनालिसिस पे जाएंगे, आपके पास एक नया रोड होगा। तो जब आप ये एनालिसिस करते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा 3 से 4 मंथ बाद आप कहेंगे कि मैं आर में एक्सपर्ट हूँ, कोई भी एनालिसिस आर का मुझसे करवा लें। तो आज अभी हम जस्ट एक ग्राउंड में ड्राइविंग सीखेंगे और फिर हम जो है वो फील्ड में आके देखेंगे कि हमें आर कितना आता है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमने आर को सीखना है या आर स्टूडियो को सीखना है। तो मैंने इसका आपको आंसर दिया था, आर को सीखना है, आर स्टूडियो को सीखना है। फिर आपका क्वेश्चन था कि अगर सर आर स्टूडियो को सीखना है तो आर हमने क्यों इंस्टॉल किया। अब ये मैं इसका जवाब देने लगा हूँ कि आर हमने क्यों इंस्टॉल किया। देखें, आप लोगों ने कभी ऐसी गाड़ी देखी हो जिसका सिर्फ इंजन हो, टायर हो, हैंडल हो, यानी जो उसके चलने के लिए ज़रूरी चीज़ें ना वो सारी उसमें हो, लेकिन उसके ऊपर बॉडी ना हो। अक्सर वर्कशॉप पे इस तरह की खड़ी मिल जाती हैं। उसकी बॉडी को उतार के एक साइड पे रखा हुआ हो, ठीक है। अब अगर वो गाड़ी हमें कहा जाए कि आप इस गाड़ी को, यानी वो गाड़ी जिसके ऊपर ना सीटें हैं, ना उसकी बॉडी है, कुछ भी नहीं है, ना लाइटें हैं, जस्ट उसका हैंडल है, इंजन है, और आपके सुपरवाइज़र कहें कि इस गाड़ी को चला के आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, तो हमारे लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होगा ना वो, बल्कि हम नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर वही काम मैकेनिक को दिया जाए, मैकेनिक उसको लेके जा सकता है, वर्कशॉप तक लेके जा सकता है, जहाँ पे उसको कहेंगे वो उसको ले जाएगा, क्योंकि वो उनका काम है। उन्हें पता है कि कौन सी जगह पे हमने कौन सा पुर्जा सेट करना है, क्या करना है। वो हमारा काम नहीं है। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हो गया इंजन, दूसरी तरफ हो गया गाड़ी की बॉडी। अगर मैं ज़हूर अहमद साहब का नाम आ रहा है मेरे सामने, ज़हूर अहमद साहब को हम कहते हैं जी, एक गाड़ी हमने दे दी उमर नवाज साहब को इंजन वाली, और दूसरी गाड़ी ऐसी है जिसमें इंजन नहीं है, लेकिन ढांचा जो है वो लैंड क्रूज़र का है। अब ज़हूर अहमद साहब से कहा जाए कि सर ये ढांचे को आप लाहौर से इस्लामाबाद ले जाएं, तो क्या वो ले जाएंगे ड्राइव करके? नहीं ना लेके जा सकते।
सेम इसी तरह अब यहाँ पे आने वाला हूँ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर जो है ना ये गाड़ी का इंजन है। आर क्या है? गाड़ी का इंजन। आर स्टूडियो इस इंजन का ढांचा है, इस इंजन की बॉडी है। आप आर पे काम कर सकते हैं, लेकिन डाटा एनालिस्ट के लिए आर पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के ऊपर एक अच्छा सा जो है ना वो फ्रेमवर्क, एक अच्छा सा उसका जो है वो उसकी बॉडी बनाते हैं ताकि गाड़ी अच्छी भी लगे और हमें जो है वो चलाने में कंफर्ट फील हो, हम इजीली गाड़ी में बैठ के उसको चला सकें। सेम आर में भी यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आर ओपन करके, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास, बल्कि पहले मैं आपको आर ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये आर ओल्ड है 4.3.1, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, जब ये मैंने आर ओपन किया ना, आप में से तमाम पार्टिसिपेंट आई होप के डाटा एनालिसिस करते होंगे किसी ना किसी टूल के ऊपर, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जब वो आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको बेशुमार वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखें, ये आर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा इसका नाम है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हम यहाँ पे क्या करें, है ना। हमें नहीं समझ आ रही यहाँ पे हमारी फ़ाइल कहाँ पे होगी, हमने एक्सेल की फ़ाइल कहाँ पे लेके आनी है, कहाँ पे हमने डाटा एनालिसिस करना है, कहाँ पे हमने ग्राफ बनाने हैं। अगर आप सिंपल एक्सेल को देख लें तो आपके ऊपर बेशुमार ऑप्शन होते हैं। यहाँ से आपने ग्राफ बनाना है, यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है, जो भी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली क्या है? आर। और यहाँ पे हमने आर क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमने आर की ज़ुबान में बात करके आर को बताना है कि हमने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है। अब ये जो आर आपको नज़र आ रहा है, ये एक डाटा एनालिस्ट के लिए इसको डील करना, इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली बायोलॉजिस्ट के लिए या नेचुरल साइंसेस से जिनका ताल्लुक है ना, जिनका ताल्लुक आईटी से नहीं है, तो उनको ये डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे नहीं शो हो रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो 90% ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहे जिन पे हमने वर्किंग करनी है, जहाँ पे हर बात जो है वो कोड लिख के परफॉर्म होती है। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया डाटा एनालिस्ट के लिए, देखें जिस तरह इंजीनियर्स ने क्या किया, इंजीनियर्स हमें गाड़ी बना के देते हैं ना, और वो कोशिश करते हैं कि ड्राइवर के लिए हर चीज़ प्रोवाइड की जाए जो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, जो वो इजीली बैठ के उसको चला सकें। हर मॉडल में देखें ना, वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि गाड़ी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि जो ड्राइवर है, यूज़र है, उसको बेहतर अंदाज से यूज़ कर सके। तो अगर ये जो आपको आर नज़र आ रहा है ना, ये अगर इनका मैकेनिक को दिया जाए, प्रोग्रामर्स को दिया जाए, तो प्रोग्रामर्स बड़ा खुश होकर इस पर काम करता है, क्योंकि उसने प्रोग्रामिंग करनी होती है, नए कोड्स बनाने होते हैं। लेकिन जब एक डाटा साइंटिस्ट को ये आर दिया जाता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं कहीं ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि मैं इसको कैसे रन करूं। तो उसका सलूशन ये बनाया गया कि जिस तरह गाड़ी के इंजन के ऊपर एक ढांचा रख दिया गया, उसके अंदर एसी भी लगा दिया गया, हीटर भी लगा दिया गया, ताकि जो यूज़र है, जो ड्राइवर है, उसको कंफर्ट फील हो और वो आसानी से गाड़ी को ड्राइव कर सकें। अब मैं आपको आर स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ। ये है, ये आर स्टूडियो। यहाँ पे देखें ऑप्शन बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं हमें, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं, यानी आर की निस्बत बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। 4 स्क्रीन हमें शो हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें जस्ट एक स्क्रीन शो हो रही थी। यहाँ पे आप बटन भी काफ़ी सारे हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन थे। वहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें लिख के बतानी पड़ती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें लिख के बतानी नहीं पड़ेंगी, आर की ज़ुबान में हमें सारी चीज़ें नहीं उसको बतानी पड़ेंगी। हम इसको जो है, जिस तरह एक ड्राइवर जो है सीट पे बैठ के इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकता है बग़ैर इंजीनियरिंग जाने, यानी गाड़ी की इंजीनियरिंग हमें नहीं पता तो ड्राइवर उसको ड्राइव फिर भी कर सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमने भी इसको क्या करना है, ड्राइव करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है।
ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि हमने इसकी प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, इसकी ड्राइविंग सीखनी है। आर को ड्राइव करना सीखना है। जितने भी डाटा एनालिस्ट हैं वो इसकी ड्राइविंग सीखते हैं, इसको चलाना सीखते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग नहीं सीखते। इसकी प्रोग्रामिंग करना प्रोग्रामर्स का काम है, डाटा एनालिस्ट का काम नहीं है। दूसरा, जिस तरह गाड़ी की हर चीज़ हमें बनी बनाई मिल जाती है ना, हमें खुद से कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ती। मसलन गाड़ी की हेडलाइट टूट जाए, गाड़ी की स्क्रीन टूट जाए, तो वो आपको बनी बनाई मार्केट से मिल जाती है। अगर हम खुद उसको घर बैठ जाएं बनाने, डिफरेंस बुक्स पढ़ के, नेट से हेल्प लेके, तो हो सकता है कि वो हम 1 साल पूरा लगा दें उसको बनाते बनाते, बहुत टाइम ज़ाया होगा ना। इस तरह हमारा काम नहीं है यहाँ पे जो जितने भी स्क्रिप्ट्स होंगे, जितने भी कोड्स होंगे, उनको बनाना। हमने बने बनाए कोड्स को यूज़ करना है, बनी बनाई चीज़ को यूज़ करना है। अच्छा, होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सर आमिर साहब का मैसेज आया, सर काइंडली ये जो है ना, जितने भी सेशन होंगे ना आपके, तमाम सेशन इंशाल्लाह रिकॉर्डेड होंगे। इसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आई थिंक ये आपको शो हो रहा होगा, ये रिकॉर्डर ऊपर आ रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, अब आर जो है ये इंजन है और आर स्टूडियो जो है ये ढांचा है गाड़ी का। इंजन ढांचे के बगैर चल सकता है। देखें, आर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर आर स्टूडियो हमारे पास नहीं है ना, तो आर के ऊपर हम काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आर नहीं है तो आर स्टूडियो पे हम काम नहीं कर सकते। आर स्टूडियो के लिए आर का होना ज़रूरी है। जिस तरह गाड़ी की बॉडी के लिए, गाड़ी के ढांचे के लिए इंजन होना ज़रूरी है उसमें, इसी तरह आर स्टूडियो में आर का होना ज़रूरी है। होपफुली कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने आर और आर स्टूडियो दोनों क्यों इंस्टॉल किए। अगर तो आप प्रोग्रामर हैं, आपको आर स्टूडियो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा साइंस पे काम करना चाहते हैं, डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको आर के बाद आर स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फ़हीम जान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, ये जस्ट ये आपका कोई स्क्रीन मार्क आया है यहाँ पे। अच्छा, मुबीन और रहमान साहब का मैसेज आया है कि सर आई एम नॉट रॉन्ग, द सेशन इज़ नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। सर सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है, बेफिक्र है। मैंने जो है ना वो एक्स्ट्रा रिकॉर्डर इसके ऊपर लगाया हुआ है। वहाँ पे मैंने जूम का रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं लगाता क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग होती है, पहले भी पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा होते हैं, तो लोड होने की वजह से जो है ना वो हमारी जो क्लास है बार बार डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से मैंने सेपरेट जो है वो रिकॉर्डर वो लगाया हुआ है, और मेरे पास इस वक्त 23 मिनट की जो है ना वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। आप बेफिक्र इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलेगी। अच्छा, यहाँ तक तो आई थिंक तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि हमने इसकी ड्राइविंग सीखनी है, इसको चलाना सीखना है, इसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, इसकी प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। ये पक्का जहन में बिठा लें, तो आपके लिए देखें आर स्टूडियो कितना आसान हो जाता है। अच्छा, अब आर और आर का डिफरेंस आपको पता। अच्छा, मुबीनुर रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।
मुबीन साहब कहाँ हैं आप? एक मिनट सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर अच्छा, कल आपने बताया था कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर और लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर जो है वो डाउनलोड करना है। जी सर। तो सर कल मैंने डाउनलोड किया था, लेकिन जब मैं अपने आर स्टूडियो पे जाके उसे चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो जो लेटेस्ट है वो 4.3.2 है, लेकिन जब मैं आर स्टूडियो पे जाके उसे चेक करता हूँ तो वो 4.3.1 ही आ रहा है। आपने आर स्टूडियो भी अपडेट किया था? आर स्टूडियो भी अपडेट किया था? आपने सर दोनों अपडेट किए, आर स्टूडियो भी इंस्टॉल किया दोनों था? हाँ जी आर के साथ इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे जो जो लेटेस्ट भी है। यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट का, इसको अपडेट किए? ये देखें, ये बटन शो हो रहा है ना, इसको अपडेट कर लें अगर। तो ये कोई नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, आप परेशान ना हो। ये इसको अपडेट करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको जो है ना वो रीइंस्टॉल करके ना, पहले आपने आर को इंस्टॉल करना है, फिर आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। जी सर। हाँ, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा क्लास के बाद ना एक दफ़ा। अगर ना हुआ तो फिर मुझे दिन टाइम किसी भी वक्त बताइएगा, मैं आपको जो है ना वो 5-10 मिनट की जूम मीटिंग पे आपको जो है वो क्लियर करवा दूँगा। ठीक है सर? चलिए ठीक है सर, लेकिन जो अपडेट है इसके अंदर सारे कुछ पैकेजेस आ रहे हैं, सारे अपडेट करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है वो आपका आज सारा अपडेट होगा, हर पैकेज रिवाइज होता है इसमें, जब न्यू वर्जन आता है ना, तो जब आप इसको अपडेट करेंगे ना तो हर चीज़ अपडेट होगी इसकी। ठीक है? तो सर वो सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा सारा। जी जी सब, हाँ। नहीं, ये मैं इनको राइट नाउ सर उधर ही हूँ, मैंने वो इनको आप कुछ नहीं करना, इनको नहीं आपने कुछ करना, आपने अपडेट करना है बस, ये अपडेट। ठीक है? तो ये पूछ रहे ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट, ये मुझे कह रहा है अप टू डेट। ठीक है? आपके पास अगर नहीं है तो ये अपडेट कर लीजिएगा, पैकेजेस आपके अपडेट हो जाएंगे। और इसके बाद जो है ना, अगर यहाँ पे फिर अगेन ये जिस पे तरह मेरे पास शो हो रहा है ना 4.3.1 शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कल पार्टिसिपेंट ने मुझे सेंड कर दिया था 4.3.2 आ रहा है हम लोगों के पास ना, तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लें तो इशू आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, मैं इसको दोबारा फिर ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ सेकेंडली सर ये थी कि जी सर। इसमें जो आर हम सीखने जा रहे हैं, जी जी मैं कंप्लीटली बिगिनर हूँ, ठीक है। तो इट विल बी फाइन। हाँ सर, ये देख लें आज बिल्कुल शुरू से मैंने स्टार्ट किया है कि आर होता क्या है, उसकी एग्जांपल दे के ना, और मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ जैसे बिगिनर्स को, एक्सपर्ट के लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा, बिगिनर के लेवल को मैं लेके चल रहा हूँ। क्योंकि हमारे बैच में बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है ना, जिन्होंने एक दफ़ा बैच अटेंड किया हुआ है, लेकिन मैं उनको इग्नोर करते हुए बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है ना। ठीक है? बड़ी मेहरबानी। हाँ सर, ओके सर। चलिए हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ना आर स्टूडियो ओपन करें। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो को ओपन करें। जब आप लोग आर स्टूडियो ओपन करेंगे ना, आपके पास इस तरह 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। आप लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। कुछ पार्टिसिपेंट के पास 4 स्क्रीन शो हो रही होंगी, कुछ लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। जिनके पास 3 स्क्रीन शो हो रही है ना, वो जस्ट यहाँ पे ये देखें, ये बटन है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का, तो ये इस पर क्लिक करें मैक्सिमाइज़ पे, तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। डन। क्योंकि अभी मुझे कुछ पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था कि हमारे पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं,
तो काइंडली जिनके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं वो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भी 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। अच्छा, अब हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं आर स्टूडियो पे कि आर स्टूडियो है क्या। एक्चुअली अगर हम इसको आर की ज़ुबान में कहें ना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इसका जो है ना वो इसकी असली डेफिनेशन है। वो मैंने आपको जो कहानी सुनाई है ना, वो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये आर स्टूडियो है क्या। कोई ये अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जस्ट आर का एक ढांचा है। देखें ना, जिस तरह एक गाड़ी का इंजन होता है ना, आप उसके ऊपर मेहरान का जो है वो ढांचा रख दें, आप उसके ऊपर जो है वो कैरी डब्बे का ढांचा रख दें, कोई भी ऊपर उसका ढांचा रख दें, लेकिन बेसिक आर जो इंजन है उसकी वर्किंग सेम होती है, ठीक है। तो आर भी जो है ये सेम इंजन की तरह है और इसके ऊपर जो ढांचा है वो आर स्टूडियो है। अच्छा, आर स्टूडियो में अगर आप देखें तो इसका नाम है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसे हम कहते हैं। यानी ये आर के ऊपर एक हमने इन्वायरमेंट डेवलप कर लिया अपनी वर्किंग को आसान करने के लिए। तो यहाँ पे देखें आपको 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। ये स्क्रीन का नॉलेज और इनके नाम और इनकी वर्किंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने जो है वो नेक्स्ट जो हमारे 20 से 25 दिन होंगे हमने इन्हीं के ऊपर काम करना है, इन स्क्रीन्स के ऊपर। तो इन स्क्रीन की बेसिक का हमें पता होना चाहिए और इनकी वर्किंग का हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हमें इनसे काम पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हमने ये काम स्क्रीन नंबर 1 से लेना है, ये वाला काम हमने स्क्रीन नंबर 3 से लेना है और ये वाला काम हमने स्क्रीन नंबर 4 से लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 स्क्रीन हमें शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी वर्ड टाइप किया है हैशटैग, इसको नंबर का साइन भी कहते हैं, हैशटैग भी कहते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि आर जो है ये एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है ना। तो हर ज़ुबान की कुछ ना कुछ वोकैबुलरी होती है, हर ज़ुबान की, हर लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है, ठीक है। इसी तरह आर की भी कुछ वोकैबुलरी है। हम ज़ुबान सीखेंगे साथ साथ वोकैबुलरी भी सीखेंगे। जिस तरह देखिए, जब हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं ना, तो गाड़ी ड्राइव करने की भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। मसलन इंडिकेटर होते हैं, इशारे होते हैं, ठीक है। ये इशारा हो तो इसका क्या मतलब है, लेफ़्ट इशारा हो तो उसका क्या मतलब है, डबल लाइट इंडिकेट करे तो उसका क्या मतलब है। तो वो उसकी लैंग्वेज है, ड्राइविंग की लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आर की लैंग्वेज है और आर की लैंग्वेज में फ़र्स्ट जो वर्ड मैंने लिखा है हैशटैग। आज हम आर की ज़ुबान का पहला वर्ड सीखने जा रहे हैं। हैशटैग का मतलब है हेडिंग। हैशटैग का मतलब क्या है, हेडिंग। आपको आर के कोड में कहीं भी हैशटैग लिखा हुआ नज़र आ जाए, इसका मतलब है वो क्या है, हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको हैशटैग दे दिया। हैशटैग मैंने पहले लगाया है, जो ये जाहिर कर रहा है कि इसके बाद मैं जो भी लिखूँगा वो हमारी हेडिंग कंसिडर होगी। मतलब मैं ये लिखता हूँ, देयर आर 4 स्क्रीन्स इन आर स्टूडियो। अब ये मैंने हेडिंग लिख दी है कि आर स्टूडियो में 4 स्क्रीन हैं। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। अब मैंने सबके साथ जो है ना वो हैशटैग लगा दिया। जब हम हैशटैग लगाएंगे तो आर इसको हेडिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या है, हेडिंग, आर की ज़ुबान में। अब हमें 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। ये जिस स्क्रीन पे मैं ये लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 1। इसका नाम क्या है, स्क्रीन नंबर 1। उसके बाद ये जो नीचे है, ये वाली जिस पे काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, शो हो रहा है, ये वाला, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 2, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्क्रीन नंबर 2 है। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट है ये राइट साइड पे, जहाँ पे आपको शो हो रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट, और ये लिखा आ रहा है, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फाइकस 150 ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 वेरिएबल्स, ठीक है। इसका नाम है स्क्रीन नंबर 3। लास्ट पे है स्क्रीन नंबर 4, यानी ये स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब स्क्रीन नंबर 1 का नाम क्या है, इसको तो हमने 1 कह दिया देख के कि ये पहले नंबर पे है, इसलिए इसको हमने 1 कह दिया। ये दूसरे नंबर पे है, इसको हमने 2 कह दिया।
एक्चुअली ये जो स्क्रीन्स है ना, इनको आर की ज़ुबान में कहते हैं पैन, PAN, पैन। ये पैन 1 है, पैन 2 है, पैन 3 है और पैन 4 है। इनके कुछ और भी नाम हैं। स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल, आर की ज़ुबान में। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है वो नेक्स्ट जब हम उस पर पहुँचेंगे ना, स्क्रिप्ट वाले टॉपिक पे, तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगा स्क्रिप्ट क्या होता है। ये जस्ट हमारी 3 दिन की जो क्लास है ना, ये बेसिक होगी इसके ऊपर, उसके बाद हम जो है वो एनालिसिस की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये अगर 3 दिन आपने क्लियर कर लिए सही अट्रैक्शन के साथ, ये आर को सीख लिया, तो अगले आपके जो 20 दिन है ना वो बहुत ही ईजी होंगे। ऐसे ईजी होंगे जैसे पता चलेगा कि आप जो है ना वो MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा नाम है इसका, दूसरी जो है इसका नाम है कंसोल। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये यहाँ पे देखें कंसोल, ठीक है। ये जहाँ पे आपके पास आर का मोनोग्राम आ रहा है ना स्क्रीन नंबर 2 पे, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल। थर्ड नंबर पे है ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे शो हो रहा है। स्क्रीन नंबर 3 पे आए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 ये मल्टीपर्पज़ स्क्रीन है, यानी बाकी भी स्क्रीन मल्टीपर्पज़ है, लेकिन ये वाली स्क्रीन जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन नंबर 4, यानी हम स्क्रीन नंबर 1 और स्क्रीन नंबर 4 को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये है पैकेजेस फाइल, इसको हम पैकेजेस वाली फ़ाइल भी कह सकते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं हम इस पर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। पैकेजेस तो 4 स्क्रीन हमारे पास हो गए, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर 2 कंसोल, स्क्रीन नंबर 3 ग्लोबल इन्वायरमेंट और स्क्रीन नंबर 4 पैकेजेस। अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग पे। स्क्रीन नंबर 1 का काम क्या है? अब देखें स्क्रीन नंबर 1 का काम है कि हमने यहाँ पे आर की ज़ुबान में इससे बात करनी है। हमने आर की ज़ुबान में इसको कहना है, कोई वर्किंग देनी है इसको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर की ज़ुबान में इसको कहता हूँ प्लॉट, ये मैंने लिखा प्लॉट, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइकस। आप अभी ये टाइप ना कीजिएगा आप अभी जैसे इसको देखें, मैं अभी आपको प्रैक्टिस जब करवाऊँगा ना फिर आपको टाइप, मैं जस्ट अभी आपको स्क्रीन समझा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, ठीक है। अभी जस्ट आप इन स्क्रीन को, इनका पर्पस आपने समझना है, देखना है क्या पर्पस है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए 2 चेंजिंग शो हुई हैं। मैंने जस्ट उसको ऑप्शन दिया है, एक वर्ड लिखा है प्लॉट फाइकस। इसने क्या किया कि जो फाइकस का डाटा सेट था ना, इसका अपनी मर्ज़ी से एक प्लॉट बना के दे दिया मुझे। ये देखिए इसने मेरा जो डाटा सेट था फाइकस का, ये मेरे पास फाइकस की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये कैसे यहाँ पे आई है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, इस पर क्या किया, मैंने कोड लिखा, इससे बात की मैंने। अब ये बात इसको क्या की है, मैंने इसको ये समझाया है कि मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है जिसका नाम है फाइकस, इसके ऊपर एक प्लॉट ड्रा कर दूँ। ये देखो मैंने इसको बोला प्लॉट, आगे ये ब्रैकेट में लिख दिया फाइकस। मैंने इसको कह दिया कि ये जो फाइकस की फ़ाइल है ना, इसके ऊपर मुझे प्लॉट ड्रा करके दो। इसने अपनी मर्ज़ी से बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके जहन में आया ना, इसने हमें प्लॉट ड्रा करके दे दिया। मैंने इसको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं दी अभी, मैंने जैसे इसको कहा कि प्लॉट ड्रा करें। देखें ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप बाहर शॉप पे जाएं और शॉप से ना एक नोटबुक ले आएं, ठीक है, एक कॉपी ले आएं या रजिस्टर ले आएं एक। आप बाहर जाते हैं, बाहर 5-7 शॉप्स हैं, आप किसी एक शॉप से लेके आ जाते हैं। अब देखिए आपके सुपरवाइज़र ने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आपने इस दुकान पे जाना है, वहाँ पे आपने ब्लू कलर का या स्प्रिंग वाला या सिंपल रजिस्टर या कॉपी लेके आनी है या डायरी लेके आनी है। कोई इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक नहीं दी, उन्होंने जस्ट आपको कहा कि आप जो है ना वो रजिस्टर या नोटबुक लें आएँ। सेम इसी तरह मैंने इसको कहा जी प्लॉट फाइकस, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी इसको एक्स्ट्रा।
उसने मुझे प्लॉट ड्रा करके दे दिया। ये जस्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन स्क्रीन का पर्पस क्या है। इन स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। कोड भी इसको बोलते हैं। अगर ये सिंगल लाइन में है तो उसको कोड बोल देंगे, अगर ये बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, तो हम इसको स्क्रिप्ट बोलेंगे। अब स्क्रिप्ट जो है ये हमारा एक तो यहाँ पे रन हो गया स्क्रिप्ट। दूसरा, कंसोल में देखें, जैसे मैंने उसको रन किया ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक चेंजिंग आई है। ये देखें, सेम जी नीचे लिखा हुआ आ गया प्लॉट फाइकस। मैं अगेन इसको रन करता हूँ, ये ऊपर रन का बटन है, इसको सेलेक्ट करके ये देखें सेम यहाँ पे आ गया फाइकस लिखा हुआ, सेम वही लाइन नीचे टाइप होगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, स्पेलिंग गलत हो गया ना, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, इसने मुझे आंसर दिया है कि ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड। देखिए अब आर मेरे से बात कर रहा है। पहले मैंने आर से बात की, आर को कहा कि मुझे जो है ना फाइकस के ऊपर जो डाटा सेट है इसके ऊपर एक प्लॉट बना के दे दो। उसने मुझे प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन अब मैंने उसको स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पे ना, तो वो कह रहा है जी ये आपकी जो फ़ाइल है ना ये नहीं है। आपके पास जो फ़ाइल है उसका नाम तो फाइकस है, उसमें एस है, आपने सी लिख दिए, लिहाजा आपकी फ़ाइल फाइकस वाली ये जो है ना सी वाली फ़ाइल मेरे पास मौजूद नहीं है, और उसने हमें एरर दे दिया। अब ये बात शो होती है, ज़ाहिर होती है कि जो स्क्रीन नंबर 1 है, यहाँ पे हम अपनी बात टाइप करते हैं जो हमने आर से काम करवाना है। कंसोल में आर हमारी बात का जवाब देता है। आर हमें बताता है कि आपने जो बात कही मैंने वो परफॉर्म कर दी, या आपने जो मुझे बात कही है वो गलत है, वो परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, दो बातें होगी। नंबर 3 पे आ जाते हैं, स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखिए हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, जितनी भी हमारी एक्सेल्स की फ़ाइल होंगी ना वो स्क्रीन नंबर 3 पे होंगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको स्क्रीन नंबर 1 पे ये सारा डाटा शो होगा। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर सारा डाटा शो हो रहा है। अब आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 क्या है? स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर आपको आपकी आउटपुट शो होती है ग्राफ की फॉर्म में। स्क्रीन नंबर 4 पे आउटपुट शो होती है ग्राफ की फॉर्म में। यानी स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी जो काम हमने आर से करवाना होता है वो आर को बताते हैं। स्क्रीन नंबर 2 पे आर हमें जवाब देता है कि मैंने आपका कोड या आपका डाटा प्रोसेस कर दिया है या इसमें कोई एरर है। ठीक है। स्क्रीन नंबर 3 पे हमारी फ़ाइल होती है एक्सेल की, जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना होता है। और स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर हमारे जो ग्राफिक्स की आउटपुट होती है, हमारे जो प्लॉट्स होते हैं वो शो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैकेजेस होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पैकेजेस। ये इस पे हमारा पूरा एक लेक्चर होगा पैकेजेस पे, और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इनका पर्पस क्या है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। 4 स्क्रीन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4, और इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी वर्किंग क्या है। जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर IDE इनको कलेक्टिवली नहीं कहते। IDE एक्चुअली जो आर स्टूडियो है ना इसके लिए यूज़ होता है। इसकी डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आर स्टूडियो जो है वो IDE है, RIDE नहीं है। सर स्क्रीन 3 का फंक्शन, ठीक है। सर फाइकस एक एक्सेल की शीट, एक फ़ाइल है, ये मैं आपको शेयर करूँगा। जस्ट आप देखें, ये एक यानी हमारा आपके पास जो डाटा है ना जिस पे आपने एनालिसिस करना है वो वाली फ़ाइल है। ये मैंने फाइकस लिखा हुआ, ये प्लांट का नाम है। आपके पास कोई और फाइल हो सकती है, आप अपने नाम से जो है मुनीबा के नाम से फ़ाइल सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अपने जो है वो थीसिस के नाम से फ़ाइल सेव कर सकते हैं। अपने जो प्लांट जिसके ऊपर
जो है वो आप रिसर्च कर रहे हैं, उस प्लांट के नाम से आप अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, डाटा 1 कर सकते हैं, डाटा 2, कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल फाइल है एक्सेल की जिसको हमने इंपोर्ट करके यहाँ पे लाए हैं। अच्छा, अब 4 चीज़ें तो हमारी क्लियर हो चुकी हैं आज की क्लास में। ठीक है, और होप के तमाम पार्टिसिपेंट को ये चारे जो स्क्रीन जो है ना ये क्लियर हो चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। हमारा टॉपिक होगा वर्किंग डायरेक्टरी और पैकेजेस के बारे में। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और पैकेजेस क्या होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि स्क्रीन नंबर 3 का दोबारा बता दें। तो स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल होती है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है, जो हमारा डाटा है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लाते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन नंबर 4 का जो काम होता है ना, ये आउटपुट शो करना, यानी आउटपुट ग्राफ की शक्ल में, विजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं ना, विजुअल ग्राफिक्स। ये देखें यहाँ पे ग्राफ शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमें टेबल शो होंगे कंसोल में हमें टेबल्स शो होंगे। जो हमारा एनालिसिस होगा ना, मतलब हम अनोवा करेंगे उसके टेबल्स बनेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे उसके टेबल बनेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करेंगे उसके पीसीए के टेबल्स बनेंगे, वो हमें कंसोल में शो होंगे। जबकि जो फिगर बनेगी, पिक्चर बनेगी, इमेज बनेगी, वो हमें शो होगा स्क्रीन नंबर 4 पे। इसके अलावा स्क्रीन नंबर 4 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है पैकेजेस, वो यहाँ पे शो होंगे। जी उमर हयात साहब, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, जस्ट हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो इससे नेक्स्ट चलेंगे। कुछ पार्टिसिपेंट आज क्लास जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनको मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ क्योंकि उनके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे। तो आई थिंक कि उनकी तरफ से कोई इशू है। अगर यहाँ से इशू होता तो आप लोग ज्वाइन ना कर पाते, मे बी इंटरनेट का इशू हो या वीपीएन का इशू हो। तो काइंडली अगर जो लोग चाइना से हैं ना, तो वो मस्ट जो है वीपीएन यूज़ करें, क्योंकि चाइना में आई थिंक कि वीपीएन के बगैर जो है ना वो आप व्हाट्सएप वगैरह या ये इस तरह की ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। या किसी और कंट्री से आप, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कंट्रीज़ के लोग हैं, यानी लोग तो पाकिस्तान के हैं लेकिन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है ना वो इस वक्त रेजिडेंट हैं, तो वहाँ से वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक कि उनकी जो है वो कंट्री का जो इशू होगा उस वजह से जो है ना वो कोई रिस्ट्रिक्शन है या जो भी रीज़न है वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो अभी मैं जो रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब से, सर काइंडली एक तो अपना काइंडली इंट्रोडक्शन करवा दें। आप रह गए थे फर्स्ट 10 में, बाकी जो रह गए हैं उनका हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे। और मबीनुर रहमान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, आप अवेलेबल हैं, काइंडली बताइएगा मुझे मैसेज पे। हाँ, कल इंशाल्लाह मैं जूम का लिंक जो है ना वो 15 मिनट पहले शेयर कर दूँगा। अभी नेक्स्ट मेरी जो है ना वो 8 बजे 12th बैच की क्लास है, तो जस्ट मैं 1-2 मिनट लूँगा सर का, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो कल हम डिटेल से बात करेंगे। जी सर मुबीन साहब, मैं आपको भी टाइम देता हूँ 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर, एक तो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, दूसरा क्योंकि अब आप क्लास के एंड पे आपको ज्वाइन किया है, इसलिए कि ताकि आपसे कुछ रिव्यू ले लें, आप सेटिस्फाइड हैं क्लास से और चीज़ें आपको क्लियर हैं जो आपने जो है वो अटेंड की हैं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज की क्लास क्या आप इसमें आपने सीखा, चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, कोई इशू तो नहीं है इसमें? सर आवाज़ आ रही है आपको?
आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। जी सर अब क्लियर है। जी जी आ रही है आवाज़। कायद आज़म से ठीक ठीक लॉग इन ठीक हो गया सर। ओके सर बहुत शुक्रिया सर। और कोई कहना चाह रहा था? मुनीब साहब कहना चाह रहे थे कुछ। मुबीन साहब। जी सर। अभी भी चलें ठीक है। मैं ना कल मुझे आप ना 5 बजे ना कल 5 PM पे ठीक है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शाम को। हाँ ठीक है ठीक हो गया ठीक हो गया। ओके सर ओके सर ओके।